सबसे पहले हार्मोन के बारे में आप सबों को शायद मैम ने पहले ही बता रखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, बताया है मैम ने। मैम सर बताई होगी हेलो। मैम, हम लोग न्यू स्टूडेंट, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी होता है। दो ग्लैंड होता है जो मेनली हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो फीमेल के गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें क्या है कि हाइपोथैलेमस मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही देखता है, उसी में होता है। और दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक ही होता है लेकिन उसके लोब दो होते हैं। तो उसमें क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन कौन से निकलते हैं, वो आप लोग को मालूम है किसी को? हेलो। नो सर। ही देंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। 6 हार्मोन निकलते हैं। एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर आता है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो मेनली इसमें जो होते हैं हमारे एलएच होते हैं, एफएसएच होता है, और टीएसएच भी आपने देखा होगा कि कई जगह पे टीएसएच भी बोलता है कि ज्यादातर प्रेगनेंसी में देखा भी होगा आपने कि टीएसएच की जांच कराई जाती है कि थायराइड प्रोफाइल कितना है। उससे क्या होता है ये अभी पहले आप भी बता देते हैं कि उससे मेनली क्या होता है कि बच्चे के ग्रोथ में और बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन के लिए मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होता है, टीएसएच। ठीक है। और फिर बचता है आपका और मेनली एलएच और एफएसएच होता है मेनली फीमेल के लिए। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे 2 हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम होता है मेलानिन सिक्रेटिंग हार्मोन, मेलानिन सिक्रेटिंग हार्मोन, और होता है वासोप्रेसिन जो कि पानी को कंट्रोल करता है। और जो हमारे स्किन के कलर और डेली का रिदम बनाने के लिए होता है वो मेलानोसाइट्स, जो कि कलर बनाता है। वो पहले मिडिल में आता था लेकिन अब उसको पोस्टीरियर में रख दिया गया है। तो अब हम आते हैं आपके गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम में। मेनली हमारा जो एलएच होता है, एफएसएच होता है, और ग्रोथ हार्मोन भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक होता है एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। और मेनली ओवेरी भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन हो गया। ये मेनली वो प्रोड्यूस करता है जिसके कारण आपकी कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाना। मेनली देखा होगा कि अगर फॉलिकल्स बन जाते हैं उसमें या फिर मेनली फॉलिकल्स जो होते हैं आपके सिस्ट बन जाते हैं, तो वो हार्मोन डिसबैलेंस कर देता है जिसके कारण आपका मतलब कि साइकिल इरेगुलर हो जाती है। तो मेनली एलएच है और एफएसएच है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो होता है ये आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हाइपोथैलेमस आपका मेन ग्लैंड हो गया, फिर पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड हो गया। मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, और पिट्यूटरी हो गया, और फिर ओवेरियन एक्सिस जो आपका चलता है उसी पे होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जीएनआरएच जो बताया था, वो क्या होता है पल्सटाइल फॉर्म में मतलब कि जैसे पल्स है ना, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में, वैसे चलता है पल्सटाइल फॉर्म में। ठीक है। पल्सटाइल फॉर्म समझ में आया? हेलो। जी सर। पल्सटाइल फॉर्म आपको समझ में आया कि जैसे पल्स जी सर, चलते हैं जी सर। वैसे पल्स। हाँ तो वे तो गोनाडोट्रोपिन मतलब कि गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं एलएच और एफएसएच को। गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं एलएच और एफएसएच को। ये बात आप याद कर लीजिए।
क्योंकि यही हमारे मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मेनली पल्सेट, जैसे कि एक वक्त होता है जहाँ पे जीएनआरएच हमारा पल्सेटाइल फॉर्म में निकलता है और एक वक्त होता है जहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलता है। तो जो हमारा मेन पल्सेटाइल ही है, क्योंकि वही ज्यादातर काम करता है। तो पल्सेटाइल जो है वो एक तरफ से नेचुरल जीएनआरएच है। अगर वो पल्सेटाइल फॉर्म में नहीं गिरेगा तो उससे आगे चल के दिक्कत आ सकती है। जो हमारा जीएनआरएच जो पल्सेटाइल फॉर्म में जो चलता है, वो मेनली हम हमारे किस काम में आता है? वो काम क्या करता है? डिक्रीज ईस्ट्रोजन करता है, प्यूबर्टी को डिले करता है। कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है। और हमारे ओव्यूलेशन को, मतलब कि जो अंडा निकलता है उसको कंट्रोल करता है। किस-किस को कंट्रोल करता है? एक ईस्ट्रोजन को डिक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि ओवरी से मेनली ईस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है? डिले प्यूबर्टी का मतलब कि एक व्यस्क, मतलब कि जैसे कि प्यूबर्टी आना, जैसे कि किसी के जैसे प्यूबिक हेयर निकल रहा है या फिर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की स्टार्ट होता है। ये सब मेनार्की का मतलब सब समझते हैं? मेनार्की और मेनोपॉज का? मेनोपॉज तो समझ में आती है सर, पर मेनार्की क्या है? हाँ, मेनार्की का मतलब ये होता है कि जब हमारा पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम मेनार्की बोलते हैं। ओके सर। पहला जो होता है मेनार्की होता है और जो मेनोपॉज होता है वो आपका वो लास्ट होता है, वो बंद लास्ट होने के होता है। कगार पे तो रहते हैं जी। आपने सुना भी होगा मेनार्की। हाँ, वो बंद हो जाता है, उसी को मेनोपॉज बोलते हैं। बंद होने की कगार पे वो अलग कंडीशन है। जो 2 साल का गैप रुक-रुक के उसका जो बंद होने पे जाता है वो अलग चीज़ है। तो उसमें जो आपका मेनार्की जो होता है फीमेल में, आपने सुना होगा 10 से लेके 12 साल की एज में आ जाता है, लेकिन मेल में थोड़ा-सा इसका थोड़ा टाइम अलग है, 12 से लेके 14 साल में आता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, उसी में मेनार्की आता है। हेलो, हेलो, जी? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, 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 मेरे को लगा कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है। तो मेनली यही, अगर कंटिन्यूअस और हाँ, ये जो पल्सेटाइल फॉर्म में जो निकलता है, ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? ओवरी को स्टिमुलेट करता है, जो पल्सेटाइल फॉर्म में निकलेगा तो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। और इसका काम क्या-क्या था? अंडे को निकालना, ओव्यूलेशन को बोलते हैं अंडे को निकालना। जैसे अंडा जो ग्रोथ करता है ना, जब जब प्रेगनेंसी से पहले जो अंडा निकलता है उसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना? और प्यूबर्टी को डिलेड करता है, मतलब कि और लेट करेगा। अगर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलेगा तो दिक्कत क्या होगी? इसका, जब कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलेगा तो इसका भी कुछ काम है। जैसे कि ये अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलेगा तो इसका दिक्कत क्या-क्या होगा? फाइब्रॉइड हो जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा, मतलब कि प्यूबर्टी पहले आ जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा अगर पल्सेटाइल फॉर्म में नहीं निकलेगा तो। यानी कि आपका प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाएगा। ओव्यूलेशन में देर भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, या फिर और एस्ट्रोजन को बढ़ा देगा, जिससे आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। एस्ट्रोजन मेनली आपके ओवरी से ही निकलता है, ठीक है? इतना किसी को, और किसी में इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हेलो? नो सर। इतना किसी में किसी को दिक्कत? अब समझ में आ गया कि कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है? सर समझ में आ गया, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग फिर से रिकॉर्डिंग सुनेंगे बार बार। अच्छा, नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार आप पढ़िएगा ना तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि 6 हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और 2 हार्मोन है जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है तो वो आपका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है? और एलएच और एफएसएच मेनली है। और ये याद रखिएगा कि जो हमारा जीएनआरएच है, ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका पल्सेटाइल फॉर्म में ही काम करता है,
ठीक है, अब आते हैं हम एलएच और एफएसएच पे। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जितने भी आपने सुना होगा हार्मोन है या फिर कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, तो ये एक प्रोटीन है। ठीक है, और जो एलएच है और एफएसएच है, ये एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या काम करते हैं? एलएच और एफएसएच आपका कहाँ कहाँ काम करते हैं? मैंने बताया था आपको कि ओवरी पे काम करता है। ठीक है, जिससे हमारा 3 हार्मोन निकलता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि फीमेल में भी कुछ मेल कैरेक्टर होता है और कुछ मेल में भी फीमेल कैरेक्टर होता है। तो आपने सुना होगा कि ईस्ट्रोजन होता है, ये 3 हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन निकालता है, एलएच और एफएसएच, ओवरी पे जब काम करता है तब। इसमें कौन-सा होता है? एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल का बता रहा हूँ मैं, फीमेल में भी एंड्रोजन निकलता है, इसीलिए मैंने कहा कि फीमेल में भी कुछ मेल कैरेक्टर होता है। तो एंड्रोजन जो होता है वो मेनली मेल कैरेक्टर को शो कराता है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो आपने सुना ही होगा कि मेनली फीमेल पे काम करता है। ठीक है? और जो मतलब कि जो मेन ईस्ट्रोजन जो है, इसका जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर मतलब कि जहाँ पे ये जाके बाइंड करता है, वो अंदर की तरफ करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है इंट्रान्यूक्लियर, वो न्यूक्लियस पे काम करता है। जो आपका एस्ट्रोजन होता है, वो न्यूक्लियस पे काम करता है, और जो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो आपका साइटोप्लाज्म पे काम करता है। ठीक है? इतना हो गया? समझ में आया आपको? ओके सर। हेलो? जी ठीक है। सर, क्लियर। तो जी ये सर। जो ठीक है, अब जो प्रोजेस्टेरोन जो है, आपने सुना होगा साइकिल चलती है, जैसे कि साइकिल होता है एक, मतलब कि प्रेगनेंसी की एक साइकिल होती है। अगर उसमें प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं होता है तो फिर से पीरियड आता है। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन है, वो मेनली हमारा, अगर नॉन प्रेगनेंसी स्टेट है, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो कहाँ-कहाँ से निकलता है? वो आपका ग्रैन्युलोसा सेल से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम वो होता है जब अंडा फूट जाता है, फूट करके जब निकलता है, तो जो उसका बचता है, तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में जो मदद करता है, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद मेनली हमारा प्लासेंटा, हमारा ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्लासेंटा प्रेगनेंसी के बाद रिलीज करता है। ठीक है ना? प्रोजेस्टेरोन प्लासेंटा से निकलता है और कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, ग्रैन्युलोसा सेल से निकलता है। हाँ बताइए। सर एक बार बता दीजिए हेलो? कि पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने पे कंसीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जैसे आप अच्छा बता ठीक। बता दीजिए। हम्म, ठीक है, मेनली हम जो होता है, हम जो लेते हैं 28 से लेके 30 दिन का नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर के चलते हैं। तो मेनली प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 5 भी हो सकता है। तो मेनली हम जो 28 दिन का लेके चलते हैं, प्लस माइनस 2 कर लेते हैं, इसको नॉर्मल साइकिल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जो मेनली है, जिसका किसी किसी का 2 दिन मेंस्ट्रुअल आता है, हम हमेशा दिन गिनेंगे उस दिन से जिस दिन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है। ये बात आप याद रखिएगा, उसी दिन से गिनेंगे जिस दिन हमारा पहला दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कुछ भी हम बात करेंगे तो पहले दिन से बात करेंगे, तो वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन। ठीक है? तो मेनली किसी का 2 दिन आता है, किसी का 5 दिन आता है। तो अगर हम 28 दिन लेके चलते हैं या 30 दिन लेके चलते हैं, तो अंडा फूटने का इसमें भी हार्मोन होता है। आपने देखा होगा, पहले ओवरी से हार्मोन निकलता है, तो क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है पहले दिन से लेकर के 14वें दिन तक, मतलब कि 12-13 दिन तक वो हाई रहता है। हाँ 12-13 दिन तक वो हाई रहता है। 12-13 दिन के बाद क्या होता है, एकदम से एलएच हार्मोन बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो 14वें दिन या 15वें दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 28 दिन और 30 दिन लिया है। ठीक है ना? तो 14वें दिन हमारा एलएच बढ़ेगा या 15वें दिन एलएच बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं।
वो क्या करता है, धीरे धीरे ईस्ट्रोजन फॉलिकल का ग्रोथ करा करके अंडा निकालने का काम करता है। और जैसे 14वें दिन और 15वें दिन आपका जैसे ही अंडा निकलेगा, तो उसके बाद वो काम मेनली एलएच कराता है। उसके बाद क्या होता है, जब अंडा निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एक अंडा है, ये एक इसमें बंद है, और जैसे ही ये निकला तो ये खोल तो रह गया, इसी को बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। जो ओवरी में जहां से अंडा निकला उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन मेनली रिलीज करता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, जब तक प्लासेंटा मेनली आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में ग्रेनुलोसा सेल से निकलता है और आपका कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, और प्रेगनेंसी के बाद आपका प्लासेंटा मेनली करता है। तो आपने अभी 14वें दिन तक देखा। फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हुई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जैसे जैसे अपना एनर्जी प्रोजेस्टेरोन निकालने के लिए करता रहेगा, वैसे वैसे वो सिकुड़ता जाएगा। और जैसी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी, प्लासेंटा बन जाएगा, तो 12 से 14 दिन के बाद वो अपना वो निकालने लग जाता है प्रोजेस्टेरोन। अपना प्रोजेस्टेरोन निकालेगा तो वो धीरे धीरे करके कॉर्पस ल्यूटियम वो खत्म हो जाता है। तो ये है। तो अब हम बताते हैं कि रिलेशन कैसे कैसे बनाना चाहिए। तो रिलेशन में क्या होता है कि सब लोग बोलता है कि सेक्स, हाँ, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पर्म कितने दिन जिंदा रहता है और अंडा कितने दिन जिंदा रहता है। तो मेनली स्पर्म जो होता है वो 5 दिन जिंदा रहता है और अंडा सिर्फ 1 दिन जिंदा रहता है। जिस दिन भी वो निकलेगा 24 घंटे के अंदर वो अगर प्रेगनेंसी मेंटेन कर गया तो कर गया, नहीं तो उसके बाद वो नहीं होता है। तो अब देखिए इसके कई सारे वो हैं कि एक तो 14वें दिन है, या फिर जो मेनली जो फीमेल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आप कैसे पता करेंगे कि मतलब कि अंडा निकल गया? तो नॉर्मल जो है वो एक चार्ट है। अगर आप रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले हैं तो उनका रेगुलर में एकदम एग्जैक्ट आएगा, और नहीं आया तो ऊपर नीचे 1-2 दिन इधर-उधर हो सकता है। इसीलिए +-2 या +-5 लेके हम चलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि पीरियड में सेक्स करने में दिक्कत, मतलब कि दिक्कत तो परेशानी तो होती है क्योंकि इन्फेक्शन का कारण बहुत ज़्यादा होता है, और किसी-किसी को पेन भी होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट पीरियड वही है, आपका जब मेंस्ट्रुअल चल रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जिस दिन, अगर आपका 28वां दिन है तो 14वें दिन आपका मान लीजिए अ, अंडा निकलता है, तो 5 दिन अगर स्पर्म इस तरफ से आएगा और 5 दिन स्पर्म इस तरफ से आएगा, तो कभी भी वो मिल सकता है। अगर आप देखा जाए, अंडा तो 1-2 दिन आगे-पीछे होगा, मान लीजिए कि 1-2 दिन बाद, क्योंकि अंडा सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है, लेकिन स्पर्म तो 5 दिन तक है। तो 5 दिन इधर भी जोड़ लीजिए और 5 दिन इधर भी जोड़ लीजिए, तो वही मिल सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो आप उसी हिसाब से चार्ट देख करके अगर देखा जाए 14वें दिन ले लीजिए, तो 10वां दिन से लेकर के 10वें दिन से लेकर के 20 दिन तक, 10वें दिन से लेकर 20 दिन तक ये अनसेफ पीरियड कहलाता है। पीरियड से, डे फर्स्ट से जिस दिन आपका प्रेगनेंसी, मतलब कि जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है ना? अब हम आते हैं अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे। ये मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सब काम करता है। अब आते हैं हम ईस्ट्रोजन पे। ईस्ट्रोजन का काम, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम यूट्रस पे क्या होता है? सबको मालूम है ना, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और आपका ब्रेस्ट और किडनी, फैलोपियन ट्यूब, ये सब आपको मालूम है ना कि क्या होता है? हेलो? जी हेलो? सर। जी सर। तो ये सब आपको मालूम है ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या-क्या आता है? यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, ये सब आता है। तो हमारा जो मेनली प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, यूट्रस में करता है। तो यूट्रस का काम क्या है? आपको मालूम होगा कि यूट्रस में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और हाँ, एपिमेट्रियम, ऐसे ही कुछ मेट्रियम है, ठीक? तो मेनली हमारा जो है वो एंडोमेट्रियम में हमारा जाकर के प्लासेंटा जाके गड़ जाता है, ठीक है ना?
तो अब हमारा काम क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है। तो जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि 14वें दिन तक वो जाकर के बढ़ेगा, क्योंकि उसको सेल ग्रोथ करनी है। उसी में अगर उसका मांस मोटा नहीं होगा तो वो जाकर के उस पे अटैच नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका काम होता है प्रोलिफेरेटिव। प्रोलिफेरेटिव का मतलब होता है उसको सेल को बढ़ाना, उस पे जाकर करता है, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरोन का अप रेगुलेशन करता है, यानी कि धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरोन को भी बढ़ाना शुरू करता है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का काम है, ठीक है ना। और वो मेनली जो ईस्ट्रोजन होता है वो हमारे नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में काम करता है। नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में हमारा ईस्ट्रोजन काम करता है। प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो आपका प्रेगनेंसी स्टेट में काम करता है। प्रेग्नेंट, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, प्रेग्नेंट यूट्रस पे काम करता है, ठीक है ना। और मेनली जो ईस्ट्रोजन का काम है वो सेल को बढ़ा करके उसको एक प्रेगनेंसी स्टेट में लेके आता है। अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, वो एक सिक्रेटरी इफेक्ट है। सिक्रेटरी का मतलब कि कुछ चीज उसको छोड़ना है। और ये क्या करता है, जब प्रोजेस्टेरोन, जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो वो धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन का डिक्रीज नहीं होगा तो वो प्रेगनेंसी स्टेट में नहीं आएगा। इसीलिए ईस्ट्रोजन का वो डिक्रीज करता है। सबको इतना समझ में आया? तो जी सर। हेलो, ठीक। जी सर, यस। अब क्या, इस इतना में किसी को दिक्कत है तो हम आगे चलते हैं। बता दीजिए पहले ही। अगर सर किसी वो को जो प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी। सर हाँ बताइए। वो जो पीरियड्स जब चालू होता है और वो हम्म, पेन, बहुत सारी लड़कियों को पेन भी होता है और नहीं भी होता है। तो पेन होने वो का कारण क्या एस्ट्रोजन ही हार्मोन है जो नेचुरल पेन दिया जाता मेन है बॉडी मेन में? यही है, मेन यही है, ईस्ट्रोजन ही है। ईस्ट्रोजन जब बढ़ना शुरू करता है ना तो मेन पेन का कारण यही है। और ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसी स्टेट में लाता है। और प्रोजेस्ट, जब मेन क्या होता है कि जब वो अच्छी तरीके से एंडोमेट्रियम की लेयर को जब वो छोड़ता है ना, तो किसी किसी का क्या होता है कि यूट्रस के बाद जो सर्विक्स आता है ना, तो वो किसी किसी का पतला होता है, एकदम छोटा होता है, जिसके कारण उसके कारण भी पेन होता है। अगर वो प्रोलिफरेटिव स्टेज में जाएगा यानी ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे वो निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट जैसे ही खत्म हुआ, ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ईस्ट्रोजन ही दिक्कत करता है। एकदम सही क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा लगा। इतना, और कोई किसी को दिक्कत? हेलो, और कोई किसी को दिक्कत? तो वो जो पीरियड्स में 10 दिन का जो आप टाइमिंग दिए, 10 से लेके 20 का, तो वो अनसेफ जोन है? 10 से हाँ 10, हाँ 10 से लेके, हाँ वो 10 से, हाँ 10 से लेके 20 तक का वो 10 अनसेफ से जोन है। 20 का जो टाइमिंग है वो अनसेफ है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। और हाँ, और आपको एक टेम्परेचर का भी बताना भूल गया मैं, उस समय तो याद आया था। जैसे कि अगर क्या होता है कि आपका पीरियड फर्स्ट डे आया, तो आपको लगेगा कि मेरा मतलब कि लगभग अंडा कब निकल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, या फिर किसी को लगता है कि इस पीरियड में प्रेग्नेंट नहीं हो, तो उसको अपने आप ही लगभग 13-14 दिन पे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये होता है। ये भी एक तरीका है पता करने का कि अंडा कब निकल रहा है, कब रिलीज हो रहा है। तो तो इससे वो मालूम चल जाता टेम्परेचर है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है वो तो एक, वो टेम्परेचर हाँ फील ज्यादा नहीं होगा बढ़ता है, शरीर में 0.5 कि? से लेके, हाँ हाँ, शरीर में फील होता है वो, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ आज थोड़ा सा लग रहा है। ओके ओके। फीमेल को लग जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, जब आपका मेंस्ट्रुअल आएगा ना तो आप खुद ट्राई करिएगा, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू वो सर। आपको खुद होने लगा। सर प्रेगनेंसी में जो थायराइड की आप प्रॉब्लम आ जाती है वो ठीक होती है या नहीं होती? इसीलिए वो ठीक, देखिए थायराइड की प्रॉब्लम जो ठीक है आपके इस ट्रीटमेंट से तो मैं नहीं बोलूंगा। थायराइड की प्रॉब्लम जो जिसको आ जाती है वो कभी मेरे ख्याल से ठीक तो नहीं होती है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जितना मैं जानता हूँ। जितना हम लोग थोड़ा अपने तरीके से पढ़ते हैं और आप लोगों का तरीका, तो मैं तो बस इधर आया था तो ट्रीटमेंट वो सिर्फ मैम बताएंगी। मैं मेरे हमारे में बस दवाई से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको लेवल में लेके आया जाता है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि थायराइड जो होता है मेनली आपके बच्चे के ग्रोथ में
और उसके मेंटली रिटार्डेशन में इसीलिए देखा होगा कि आपने ज़्यादातर आप जाएँगे तो फीमेल को थायराइड का चेकअप कराते हैं कि बच्चे पे इफ़ेक्ट ना पड़े। और मेनली फीमेल को 2 ही चीज़ प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक होता है आपका थायराइड और दूसरा होता है आपका पीठ की थैली में पथरी। ये बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ है, एकदम पथरी होना ही मतलब कि क्योंकि बच्चा जब इतना ऊपर तक आ जाता है ना तो लीवर में जो बाइल ये गॉल ब्लैडर जो होता है ना वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। और मूवमेंट नहीं करेगा तो उसमें से बाइल निकलेगा नहीं और धीरे-धीरे करके वो जमा हो जाता है, तो मेनली पथरी का कारण बनता है। अब आते हैं हम तो सर्विक्स पे। सर प्रेगनेंसी में जब थायराइड होता है तो उसमें ब्लड का भी कमी होती है शरीर में? नहीं थायराइड देखिए मेन जो ब्लड की कमी होती है तो वो आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि जब बच्चा जब ग्रोथ करता है ना तो वो सारा न्यूट्रिएंट जितना भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेता है अपनी माँ में से लेता है। तो माँ में से लेता है तो वो बच्चे का ग्रोथ उससे तेजी से होता है। तो माँ को वो बहुत तेजी से खींचता है और मेनली खींचता है वो 8वें से 9वें महीने पे। इसीलिए आपने देखा होगा धीरे-धीरे करके तो आपका ब्लड धीरे-धीरे घटता है लेकिन 9वें और 8वें और 9वें महीने में बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अच्छी तरीके से मैं भी सबको यही कहता हूँ कि औरतों को भी दूध पीना चाहिए और फल-फ्रूट खाना चाहिए जो आज औरत सब करती नहीं है। इसीलिए आगे चल के उनकी हड्डी कमज़ोर होती है क्योंकि बच्चा जब उनके पेट में होता है तो मेनली कैल्शियम उनके बोन में से ही लेता है वो। कैल्शियम की गोली मिलती है आपको, आयरन, फोलिक एसिड की गोली मिलती है। यही सब चीज़ें हैं। और बताइए? ओके सर, थैंक यू। और किसी को दिक्कत? हुँ, ठीक। अब आते हैं हम सर्विक्स पे। यूट्रस के नीचे जो सर्विक्स होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए है। तो अब क्या होता है ईस्ट्रोजन का इफ़ेक्ट जो होता है, ईस्ट्रोजन का, वो क्या करता है कि आपका पानी और मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको प्रेग्नेंसी मेंटेन करना है, उसको प्रेग्नेंसी मेंटेन करना है। इसीलिए वो पानी इसलिए निकालता है, पानी और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए उसको मजबूत करता है, ठीक है ना? और क्या करता है जो म्यूकस जो निकलता है, ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन जो म्यूकस जो निकलता है यानी जो चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है, वो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने का मतलब कि स्पर्म को रास्ता देने का काम करता है, ठीक है? ये हो गया। और आपका क्या करता है, जो अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन जस्ट इसका अपोजिट करेगा, उसको गाढ़ा कर देगा और फिर उसको देखा भी होगा अभी आपने पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं, उसमें क्या होता है कि ब्लॉटिंग साइन होता है, बहुत सारे साइन होते हैं कि यूट्रस जैसी प्रेगनेंसी मेंटेन करता है ना, तो सर्विक्स थोड़ा ढीला हो जाता है, तो जस्ट इसका अपोजिट काम करेगा और स्पर्म को ये रोकेगा। जस्ट इसका उल्टा है, एक तो ईस्ट्रोजन क्या करता है कि पानी एकदम पतला पानी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है जस्ट इसका अपोजिट यानी इसको गाढ़ा करेगा और थोड़ा ढीला कर देगा। क्योंकि बच्चे की ग्रोथ अगर ढिलाई नहीं होगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है? और फिर आ जाइए इस पे और स्पर्म को फैसिलिट मतलब कि मतलब कि आसानी से पास करवाता है क्योंकि मजबूत हो जाता है तो रास्ता एकदम कठोर हो जाता है तो आसानी से निकल जाता है और ढीला-ढीला रहेगा तो ऐसे रहेगा तो वो निकल भी नहीं पाएगा। मतलब ढीला एकदम ऐसे बंद हो गया, उसको एकदम स्ट्रेंथ देता है ऐसे करके, ठीक है? और जैसे ही प्रेग्नेंसी होने लगा तो वो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके आपने देखा भी होगा कि कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितने पे आया। जब वो होता है क्या बोलते हैं डिलीवरी जब होती है, वो तो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन मेन प्रोजेस्टेरॉन का भी काम होता है, ठीक है? ये 2 काम हुआ आपके सर्विक्स पे। अब आते हैं आपके वजाइना पे। इतना सर्विक्स में किसी को दिक्कत? नो सर। हेलो? अब आते हैं वेजाइना पे। तो वेजाइना क्या करता है? ये आपका मेनली आपको बताया था कि फर्स्ट हाफ के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी ये वही काम करता है, जैसे आपके यूट्रस पे करता है और प्रोजेस्टेरॉन सेकंड हाफ के लिए है, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन आपके फर्स्ट हाफ के लिए 14 दिन के लिए कि सब कुछ मतलब कि मेंटेन करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वेजाइना का काम करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल ये सब, तो उसमें मेनली इओसिनोफिल बढ़ाता है। यानी कि अगर
ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी पे है और प्रेगनेंसी का मेंटेन करना है। और पानी होता है, अगर गाढ़ा होगा, अगर कोई भी चीज पानी जैसा होगा तो आसानी से इन्फेक्शन फैल सकता है, और कोई भी चीज गाढ़ा होगा तो उसमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेनली इन्फेक्शन जो हमारा जो होता है नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में ही फैलता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पे अगर वो आपका संबंध बनाते हैं तो उनको इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। एक तो ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ऊपर से एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, उसके कारण भी होता है। ठीक ना, इतने में किसी को दिक्कत? नो हेलो, सर। ठीक है। अब आ जाइए आपका ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट पे किस किस का काम करने की बात कर रहे हैं हम? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि वो डक्ट को मेंटेन करता है, यानी कि डक्ट बढ़ाता है। यानी कि जैसे कि कई सारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड को एक डक्ट जो देती है ना, तो वो ग्लैंड से बढ़ाता है, डक्ट बढ़ाता है। जो ईस्ट्रोजन होता है वो आपका डक्ट बढ़ाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपका ग्लैंड बढ़ाता है। ग्लैंड इसलिए बढ़ाता है क्योंकि जब आप खुद सोचिए कि ईस्ट्रोजन हमारा नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में काम करता है और प्रोजेस्टेरोन हमारा हाँ प्रेगनेंसी स्टेट पे काम करता है। ईस्ट्रोजन हमारा नॉन प्रेगनेंसी स्टेट पे काम करता है, प्रेगनेंसी स्टेट पे काम करता है प्रोजेस्टेरोन। तो उसमें क्या होता है कि अब हमको खुद आप सोचिए कि ईस्ट्रोजन हमारा जब नॉन प्रेगनेंसी स्टेज पे काम कर रहा है तो वो क्या कर सर ये सकता है? वाला फिर से वो रिपीट आपका कीजिएगा। ईस्ट्रोजन फिर से अच्छा ये वाला ठीक है, रिपीट कीजिएगा। ठीक है मैं बता रहा हूँ। ईस्ट्रोजन जो होता है वो ब्रेस्ट पे किस तरीके से काम करता है? जो ब्रेस्ट जो होता है, आपने अभी खुद सुना कि मैंने आपको कई बार भी बोला है, ईस्ट्रोजन जो होता है वो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट पे काम करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी स्टेट पे काम करता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर ब्रेस्ट पे होगा तो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट पे वो ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है? दूध तो वो बनाएगा नहीं जब तक प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो मेन क्या करेगा कि वो डक्ट बनाएगा, कि अगर दूध बनेगा तो हम पहले से डक्ट बना के तैयार रखते हैं कि वो दूध को हम आसानी से पहुंचा सकेंगे। और आप जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? वो ऐसी चीज बनाएगा जिसमें दूध बन सके। समझे ना, यानी कि ग्लैंड जी बनाएगा। जी जी समझ में आया? जी सर। हाँ, बस आप इतना याद रखिए कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो आपका नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में काम करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है मेनली प्रेगनेंसी स्टेट पे काम करता है। बस अब आ जाइए आप, अब आ जाइए आप एक तरीके से देखा होगा कि पानी की कमी, पानी की कमी और नमक की कमी, ये भी आपको बता देते हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसको भी कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन इसको कंट्रोल कैसे करता है? ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि पानी को पकड़ के रखता है, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि पानी को निकालने का काम होता है। इसलिए आपने बहुत सारा सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पानी कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब पानी की कमी हो गई। इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलता रहता है कि पानी पीजिए, जितना पानी पीजिएगा। और मेनली चलिए अगर आपसे इसी बात पे एक सवाल भी पूछता हूँ कि जो बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, यानी जो पानी जो बनता है थैली में जिसमें बच्चा रहता है, वो पानी आता कहाँ से है? कोई बता सकता है? सर डॉक्टर पानी पीने बोलते हैं तो हम लोग पानी पीते रहते हैं, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग पानी कब पीते हैं। तो वो हाँ, पानी तो पीने वही की बात है वजह ना से ही कि वो तैरते रहता है। नहीं, तो पानी पीने की वजह से तैरता नहीं है, वो मैं यही पूछना चाहता हूँ वो क्यों बोलता है आपको पानी पीने के लिए? आपको पानी, इसका जवाब पहले भी था कि सब कुछ वो इसमें भी अपनी माँ वो से लेता है। दोनों हार्मोन का ही काम होगा, एस्ट्रोजन हाँ, प्रोजेस्टेरोन। है ना, मैं बताऊंगा। मैं मेनली बताया भी है मैंने अभी थोड़े। प्रोजेस्टेरोन का होता होगा, मेनली प्रोजेस्टेरोन का काम होता अरे होगा। नहीं, और वो तो मैंने, आप पहले मेरा क्वेश्चन पूछिए, सुनिए। आप पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा जिस थैली में रहता है माँ के पेट में, उस थैली में जो बच्चा जिस थैली में रहता है उस थैली में पानी होता है, तो वो पानी आता कहाँ से है? सर नहीं कोई मदर से पता। जानता है? आता है और डोंट नो सर। अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो बच्चा जब पेशाब करता है ना, उसी का पानी होता है वो।
ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो बच्चा पेशाब करता है, इसीलिए जो सब मैंने अभी भी पहले भी बोला कि हर चीज माँ से ही वो लेता है। इसीलिए आप तो यूरिन करेंगे ही करेंगे, बच्चे के यूरिन के लिए भी आपको पानी पीना है। तो वो 9वें महीने पे एकदम से नहीं होता है, वो आप धीरे धीरे करेंगे तो बच्चा जितना यूरिन पास करेगा उतने आपके लिए बेस्ट है। तो इसीलिए शुरू से ही पानी पीने के लिए बोलता है। लास्ट महीने पे पानी, नारियल पानी पीने से कुछ नहीं होगा, या फिर आपको एक्सेस पानी पीना पड़ेगा, या फिर आप सोचेंगे कि हम पानी चढ़वा लेते हैं तो एक दिन में सर पानी सर नहीं प्लीज आपके रिपीट बच्चा। कीजिए ना, रिपीट कीजिए ना सर, ये थोड़ा समझ में नहीं अच्छा आया, ठीक थोड़ा है, सा रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि जो माँ के पेट में जो बच्चा जिस थैली में रहता है, उस थैली का पानी जो होता है बच्चे के यूरिन से बनता है। तो बच्चे के जो यूरिन से बनता है वो पानी लेगा कहाँ से? माँ के थ्रू लेगा। और माँ के थ्रू लेगा तो वो माँ पानी पिएगी, एक तो अपना यूरिन भी पास करेगी और बच्चे के यूरिन के लिए भी देगी। तो बच्चे के यूरिन से ही वो पानी की थैली बनती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है। या फिर पानी की कमी और पानी की एक्सेस तो खैर इतनी नहीं होती है, वो तो एक्सेप्शन केस है। लेकिन जब बच्चा यूरिन करेगा उसी से पानी बनेगा। और वो 8वें और 9वें महीने पे नहीं होता है कि पानी की कमी आप 1 दिन या 2 महीने में कंट्रोल कर लेंगे। धीरे-धीरे करके आपको शुरू से ही ये चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा कि पानी आपको पीना है और आपके बच्चे को भी पीना है। तो इसी हिसाब से आपको बस आप इतना समझ लीजिए कि पानी बच्चा यूरिन करके ही वो कलेक्ट करता है। अब समझ में आया? तो सर हाँ ये सर, प्रोसेस इसीलिए कितने ट्राइमेस्टर के बाद होती है? इसीलिए सर हम लोग का शास्त्र में भी बोला गया है कि बच्चा लोग बहुत नरक स्थिति भोग करके तब इस दुनिया में कदम रखता है। आज पता चला सर कि आप सच में वो अल्ट्रासाउंड यूरिन के अंदर में रहता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वही यूरिन वो भी पीता है। कभी अल्ट्रासाउंड में देखिएगा तो उसका मुँह चलता रहेगा, तो वही जी पानी जी। वो पीता भी है। हाँ। ठीक है ओके ना? सर। तो जी जी। हुँ, तो अब आ जाते हैं, आपका ब्रेस्ट समझ में आ गया ना? सर हेलो? इतना मतलब कितना ट्राइमेस्टर के बाद ये सब प्रोसेस होती है? आप मेनली जो है ना कि देखिए, मेनली जो बच्चे का जो ग्रोथ है वो तीसरे महीने से चौथे महीने से शुरू हो जाता है, अच्छे से। क्योंकि उसमें तो बच्चा सेल डिवाइड करने में और ये सब निकल जाता है 3 महीना। और 4वें महीने से 5वें महीने से जब पेट दिखना शुरू होता है तब मेनली मान लीजिए कि उस समय से तो वैसे तो आपको शुरू से ही ये काम करना है, क्योंकि माँ के शरीर को भी देना है और बच्चे के शरीर को भी देना है। तो आप मेनली है तो वो शुरू से ही करिए, नहीं तो तीसरे महीने से तो इसको एकदम रेगुलर फॉलो करना है। पानी तो आपको पीना ही पीना है, ओके ओके, बच्चे के थैंक लिए यू भी सर। और अपने लिए भी। ठीक है ना? आप ब्रेस्ट समझ में आ गया ना कि ईस्ट्रोजन काम क्या करेगा और प्रोजेस्टेरोन काम क्या करेगा? समझ में आ गया? ओके सर। जी 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 सर। सर, थैंक Yes, यू। sir. अच्छा, अब वाटर की बात करते हैं, तो वाटर क्या करेगा? वाटर का अब मैंने बताया ना कि ईस्ट्रोजन का काम क्या है कि पानी को रोक के रखना, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? पानी को निकाल देना। इसीलिए बच्चे में मेनली पानी की कमी होती है, इसलिए बार-बार कहा जाता है कि पानी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है? अब आ जाइए, अब फैलोपियन ट्यूब सबको मालूम होगा कि 2 अ, ओवरी से लेकर के जो यूट्रस में जुड़ता है उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? ये क्या करता है कि ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ईस्ट्रोजन का प्रेगनेंसी से पहले काम है। आप बस इतना याद रखिए, ईस्ट्रोजन का प्रेगनेंसी से पहले काम है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम प्रेगनेंसी का। अब क्या होता है कि जो अंडा निकलता है उसी के थ्रू आता है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है। अब जब उसके थ्रू आएगा, अगर वो रुका हुआ रहेगा तो वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये समझ लीजिए कि उसको हिलाने का काम करता है कि भाई तू आगे चल, आगे चल, आगे चल। ठीक है? प्रेगनेंसी से पहले का काम ईस्ट्रोजन का है, तो वो काम क्या करेगा कि अंडे को आगे बढ़ाएगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन का काम जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? हेलो? यस सर। फैलोपियन जी ट्यूब सर। समझ में आया? Yes, sir. जी Yes, sir. सर, यस सर। ठीक है। बस आप इतना याद रखिए, ठीक है ना? सर ठीक है? सर अब आप अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। हाँ, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ, बोलिए। मेंसेस भी टाइम टू टाइम आते हैं और बच्चा प्रेगनेंसी ना लगने का कारण मेन क्या होता है सर?
प्रेगनेंसी देखिए मेन जो काम अगर देखा जाए तो देखिए हम लोगों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेनली कारण मेल का ही होता है कि स्पर्म की कमी होती है। लेकिन आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सब इल्ज़ाम मतलब कि फीमेल पे डाल देता है कि तुम्हें को दिक्कत है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट अगर लिखता भी है तो स्पर्म काउंट के लिए ही लिखता है, तो ठीक मेल है ना? के मेनली करवा लिए कारण सर। यही हाँ, होता है। ये बात तो मैं मान गया सर। मेल के करवाए हैं, मेल के हाँ, पूरे हो बोलिए। गए शुक्राणु से। मेल की दवाई पानी चलने से हुँ, उसके हुँ, शुक्राणु पूरे हैं, हुँ। लेकिन लेडीज के पता नहीं लग रहा फिलहाल। मेल की मैंने 3 रिपोर्ट करवा ली। लेडीज़ का तो पता नहीं ल अच्छा, तो रिपोर्ट मैडम को भेज दीजिएगा, मैं देख करके आपको पक्का बता दूँगी। ठीक है ना? और ठीक। उसमें आपने क्या-क्या जाँच कराया था वो भी बता दे अभी बताइए चलिए बाद में बताइएगा कि क्या-क्या मैं इधर तो नहीं बता सकता। ठीक है ना? सर ये मैं पहला आपको पहला बेबी लास्ट के में बाद भी तो दूसरा बेबी नहीं ठहरता बहुत किसी को, तो उसमें भी क्या ऐसा स्पर्म कुछ नहीं की है जैसे कि प्रॉब्लम है? मेनली नहीं हाँ, स्पर्म का है क्योंकि एक बार जो मतलब कि प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है ना इसीलिए कहते हैं कि पहला बच्चा हमेशा कर लेना चाहिए। ये दूसरे बच्चे में इतना दिक्कत नहीं होता है, दूसरे बच्चे में हमेशा मेल में ही ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला बच्चा जल्दी से जल्दी कर लो, दूसरे बच्चा बाद में करते रहना। इसीलिए होता है कि अगर एक बार प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती क्योंकि सब लोग 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। तो वही अच्छा सुनिए 1 मिनट हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक ना? ठीक ठीक है? ठीक 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 है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ठीक है ना? अब हमने हाँ। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि सबसे पहले हम अब जो हम साइकिल है, वो 4-5 फेज़ में होता है, वो आप सुन लीजिए। एक होता है फॉलिक्यूलर फेज़, जिसमें फॉलिक्यूल बनना शुरू होता है। एक होता है ल्यूटियल फेज़, जिसमें कि एलएच हार्मोन बढ़ जाता है। और एक होता है सॉरी एक होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज़ और एक होता है ओव्यूलेटरी फेज़। प्री ओव्यूलेटरी फेज़ हम उसको बोलते हैं जब अंडा निकलने से पहले का, जहाँ पे एस्ट्रोजन का कंट्रोल होता है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ हम बोलते हैं जब अंडा निकल जाता है। ठीक है? अब चलिए आगे। अब क्या काम होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है आपको बताया कि प्रेगनेंसी से पहले का काम है और प्रोजेस्टेरोन का काम जस्ट इसका अपोजिट है प्रेगनेंसी के बाद का। तो एस्ट्रोजन मैंने आपको बताया कि माँ को मजबूत होना पड़ेगा तभी बच्चा बनेगा। तो इसमें क्या होता है एस्ट्रोजन अगर प्रेगनेंसी से पहले है तो करेगा क्या? ये बोन को मजबूत करेगा। बस आप इतना याद रखिए बोन को मजबूत करेगा एस्ट्रोजन क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले है। ठीक है? और प्रोजेस्टेरोन जस्ट इसका अपोजिट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि टेम्परेचर भी बढ़ाने का काम होता है। टेम्परेचर भी बढ़ाता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना? प्रोजेस्टेरोन जो होता है टेम्परेचर भी बढ़ाता है। ठीक है ना? चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक होता है कि अ, एंड्रोजन भी निकलता है। फीमेल में से एंड्रोजन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है। तो मेन एंड्रोजन भी निकलता है वो होता है मेनली आपने सुना मेनली एक्स हार्मोन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में तो दोनों एक्स होते हैं, लेकिन मेल में वाई होता है, लेकिन मेनली जो इसमें जो निकलता है फीमेल में वो एक्स हार्मोन से ही निकलता है, एक्स क्रोमोसोम से ही निकलता है आपका एंड्रोजन। ठीक है ना? तो अब ओवरी क्या करता है मेन जो है ओवरी ओवरी क्या करता है 3 हार्मोन निकालता है एंड्रोस्टिनी डाइओन और टेस्टोस्टेरोन और डीएचईए। डीएचई को बोलते हैं डाई हाइड्रो एस्ट्रेडाइऑल। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ठीक ठीक है। तो मेनली जो है प्रोड्यूस मतलब कि इसमें क्या होता है ओवरी जो होता है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। कब करेगा? हमारा प्यूबर्टी आएगा। प्यूबर्टी हमने कहा ना कि मेल कैरेक्टर लेके आना, तो मेल कैरेक्टर कैसे आएगा? जैसे कि प्यूबिक हेयर ग्रोथ करना है, सेक्सुअल मैच्योरिटी लाना है। तो मेनली ओवरी का काम कब है? मेनली ओवरी का काम होता है हमारा प्यूबर्टी के वक्त पे। प्यूबर्टी जब आएगी तो मेनली ओवरी कंट्रोल करता है और ये एंड्रोजन निकाल करके ये मतलब कि प्यूबर्टी लेके आता है एंड्रोजन। इसीलिए प्यूबिक हेयर और ये सब निकलता है। ठीक ना?
और एक हमारा एड्रिनल भी है, जो मैंने आपको बताया DHEA जो होता है, ये आपका एड्रिनल भी निकालता है। तो ये मेनली हमारा 6 साल की एज में निकालता है, जो मेल भी निकालता है और फीमेल भी निकालता है। ठीक है? तो यही है। और मेनली है कि आपको बताया ना कि जो ओवरी होता है वो HPO एक्सिस पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पे डिपेंड होता है, और जो एड्रिनल है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब क्या होता है, अब सुन लीजिए, एक कंडीशन है कि जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो हमको मतलब कि क्या-क्या हो सकता है। तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आपने आपने सुना होगा कि एंड्रोमेट्रियोसिस होता है, फाइब्रॉइड होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है और ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। ईस्ट्रोजन का इफेक्ट अगर बढ़ने लग जाएगा तो जस्ट ईस्ट्रोजन पे इफेक्ट करेगा, यानी कि अगर आप देखिए तो प्रेगनेंसी से पहले की स्टेट जो है वो आपकी ईस्ट्रोजन बनाती है। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो 3 लेयर जो होती है उसमें जो मेनली एंडोमेट्रियम है उसका ग्रोथ और तेजी से करेगा। तो इसीलिए एंडोमेट्रियल कैंसर करने का कॉज करती है, ओवेरियन कैंसर भी इसी से हो जाता है और फाइब्रॉइड भी इसी से बनता है और एंडोमेट्रियोसिस भी इसी से होता है। मेनली कारण क्या होता है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। तो मेन है कि मेनली कारण क्या है? तो आप देखिए, मोटापा, दूसरा अगर अगर उसकी कोई मतलब कि अगर उसका बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कि वो अभी तक एक भी बच्चा पैदा नहीं की है, या फिर उसको पहले एकदम से, मैंने कहा ना कि एकदम से मतलब कि उसकी जो प्यूबर्टी है वो बहुत पहले आ गई, यानी कि 9 साल पे आ गई, 8 साल पे आ गई उसका मतलब कि, या फिर इसका जस्ट उल्टा कर दिया, लेट मेनोपॉज हुआ, यानी कि लेट मेनोपॉज हुआ कि यानी कि बंद लेट से हुआ, एक तो पहले आ गया जल्दी से और बंद हुआ लेट से। ठीक है? अब इसको हमसे बचा कैसे जा सकता है, जो मेरी तरीके से है, जो बाकी मैम बता देंगी। इसका जो है फिजिकल एक्सरसाइज, आपको मोटापा कम करना है सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करके है, या फिर आप प्रेगनेंसी मेंटेन करिए, या फिर आपके मतलब कि कई बच्चे हो जाएं। ठीक है ना? और आपका मेन जो मेल में जैसे कि उन्होंने बताया कि स्पर्म काउंट है, तो मेनली स्मोकिंग दिक्कत करता है, और फीमेल को भी कहा जाता है कि स्मोकिंग इसमें कम कर दिया जाए। गया आपका हर जगह, आपका हर चीज पे इफेक्ट बता दिया है। बाकी अब मैम आपको बता देंगी, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन किस जगह पे कौन से मतलब कि कैरेक्टर पे इफेक्ट करता है। बस आपको इतना याद रखना है कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो प्रेगनेंसी स्टेट से पहले का काम करती है, जो 14वें दिन तक है, और जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो 14वें दिन के बाद तक का काम करता है। बाकी अब सोनी मैम पढ़ा देंगी, वैसे जो भी बात हो, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो, किसी को क्वेश्चन पूछना है? आ, बच्चा जब ठहरता है तो हम बहुत बार सुने हैं, ज्यादा नहीं, दो तीन केस सुने हैं कि उसमें आपका फाइब्रॉइड टाइप से हो जाता है कुछ, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको निकाल दो, लेकिन हम देखे भी है और ऐसा सामने में भी आया वो है, प्रेगनेंसी बच्चा और फाइब्रॉइड दोनों साथ साथ बढ़ता है और रेस्ट भी बोला गया उसको, लेकिन दोनों सही सलामत है, बच्चा भी सही सलामत है और माँ भी सही सलामत है। नहीं, वो होता है फाइब्रॉइड के साइज पे डिपेंड करता है। फाइब्रॉइड की साइज कितना है मेनली उस पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया था कि फाइब्रॉइड हमारा बढ़ता है ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से। जब ईस्ट्रोजन हमारा ज्यादा होने लग जाता है, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, आपका ये एंडोमेट्रियोसिस और ये सब आपका बढ़ जाता है। समझे ना, मेनली इसका यही है। और आपका जो फाइब्रॉइड होगा ये आपका पहले प्रेगनेंसी स्टेट से पहले का होगा, प्रेगनेंसी स्टेट के बाद का नहीं होगा। इसीलिए जो आपका जो होगा उसको फाइब्रॉइड पहले से होगा। और बताइए। और उसी समय शायद बच्चा ठहरा होगा, ऐसा कुछ मैं उसका बच्चा ठहरा होगा, हेलो क्योंकि वो सर ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में होगी पहले। हेलो, ये कम नहीं कर सकते क्या? जैसे हेलो, ये फाइब्रॉइड जो बन हाँ गए बोलिए। एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, तो ये कम नहीं हो सकता कि जैसे हाँ प्रोजेस्टेरोन तो बन गया, बच्चा भी आ गया, तो अपन फाइब्रॉइड उसको कम नहीं कर सकते कि वो पूरे 9 मंथ तक तो बढ़ता ही जाएगा फाइब्रॉइड, क्या? अच्छा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या 9 मंथ तक वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टेट आ गई है। तो बढ़ेगा भी तो वो बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन का इफेक्ट उस समय सबसे कम होता है।
ये बात आप याद रखिए, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट कम होता है। नहीं, डॉक्टर बोले भी है कि इसमें जान का खतरा है, लेकिन आप रेस्ट लीजिए। वो रिस्क ले करके बच्चे को पैदा करवाए, और अभी तो हम मैं सामने यही तो देख कह रहे रहा हैं, हूँ, माँ पुत्री दोनों स्वस्थ हैं। तो वो आपके साइज पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको बोला कि फाइब्रॉइड का साइज उस समय कितना है और रिस्क कितना है, वो आप ही देख लीजिएगा, फिर बताइएगा। सर एस्ट्रोजन बढ़ने का कारण क्या होता है? अरे ईस्ट्रोजन का बढ़ने का कारण आपको बताया गया है कि ओवरी मेन रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। तो ओवरी में अगर कोई दिक्कत होगा या फिर ईस्ट्रोजन वहां से निकलेगा, और आपका जो एलएच और एफएसएच है, ये ईस्ट्रोजन निकालने, जैसे कि एलएच जो है मेनली ईस्ट्रोजन निकालने का काम करता है। एलएच कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सॉरी एफएसएच से। अच्छा हाँ सर, बताइए। तो हेलो, लेडीज लोग को तो पता नहीं रहता है कि उसके शरीर में फाइब्रॉइड है, और वो सेकंड बेबी अगर कर लिया तो कुछ तो पता होगा ना कि उसको उससे फाइब्रॉइड। कोई दिक्कत नहीं है कि उसका देखिए मैंने कहा ना, मेनली साइज पे डिपेंड करता है। और जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि किसी को पीरियड में दर्द होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को स्मॉल फाइब्रॉइड भी होगा तो दर्द होने लग जाएगा और साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। ये ये संकेत भी तो आप पहले याद देता रखिएगा, है, साइकिल इरेगुलर। फाइब्रॉइड होने का से पहले संकेत देता है कुछ न कुछ लेडीज को, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। संकेत में, हाँ तो वही बात है ना कि जैसे कि रेगुलर साइकिल नहीं होता है, कभी कभी वो होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है तो आदमी सोचता है कि ऐसे ही है। इसी कारण यही सब संकेत है, हर चीज का एक एक संकेत होता ही है। हाँ हाँ हाँ, यही सही है सर। और आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि जब जब बीपी बढ़ता है तो आपको एकदम से थोड़ी ना कि एकदम से बीपी बढ़ गया है, कब वो आपको पहले भी संकेत देता है कि भाई आपको देख के पसीना आ रहा है, आपके दिल की धड़कन तेज बढ़ रही है, या फिर मतलब कि आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सोचते हैं कि अरे पहली बार हुआ, धूप में ज्यादा चल रही है तो ऐसा हो गया होगा। लेकिन एक बार बीपी नपवाने में किसका क्या जाता है। तो वही बात है। और बताइए। सर प्रेगनेंसी के टाइम कंटिन्यू जैसे वाटर डिस्चार्ज किसी किसी को होता है, या लास्ट में ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे की थैली फट गई, तो वो किस कारण से होता है? हाँ, बच्चे की थैली जो फटती है तो वो अलग केस है। जो पानी डिस्चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, मेनली इन्फेक्शन के कारण होता है। मेनली इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि जब प्रेगनेंसी जो होती है ना, इसको बोलते हैं हम एक तरीके से हम बोलते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। यानी कि उसके शरीर पे इन्फेक्शन बहुत तेजी से लगता है। और आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में 3 महीने तक सेक्स सेफ होता है। तो इसीलिए उसमें भी इन्फेक्शन होने का कारण होता है। और बताइए। मेनली इन्फेक्शन है इसका कारण, वो पानी की थैली फटना अलग चीज है। और सर बताइए। पीरियड इनरेगुलर होने का क्या कारण है? क्या? पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं, उसका क्या कारण है? हाँ वही है ना कि आपका हार्मोन डिसबैलेंस है, थायराइड आपका बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। और बताइए। सर क्या आज के लिए थैंक यू क्लास सो यहीं, मच सर। ठीक है, आज के क्लास वैसे भी यहीं पे खत्म करें थोड़ा। ये तो मेरा मतलब कि अभी हॉस्पिटल में ही हूँ तो पेशेंट आया है, मैसेज आया है। ठीक है, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनी मैम, आपने बहुत अच्छा हमें मतलब सिखाया था। ठीक है सर ने। सोनी मैम भी आज हम लोग को बहुत अच्छा क्लास ली, यस। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिया, एक सर ने दिन में समझाई। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना थैंक यू मैडम? मैम। हाँ मिल जाएगी, मॉर्निंग में मिल जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग जो है ना सभी को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग सब जगह जाएगी, क्योंकि सही में बहुत मतलब अगर कोई बाहर से गेस्ट आके और समझाता है ना हमें, तो और मतलब मजा आती है कि हाँ और कुछ नया जानने मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सोनी मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। अंकुर। हम लोग अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं।